फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कलेक्शंस की। यानी कि बीपीएससी अगर 67 का देने जा रहे हैं तो आपको बिहार के प्रीवियस ईयर के यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्शन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आपने इसे देखा तो इससे आपको अंदाज़ा मिलेगा कि बिहार पीसीएस कैसे प्रश्न पूछ रहा है विभिन्न विषयों में, इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, किसी भी तरह के जो क्वेश्चन सब्जेक्ट से आ रहे हैं किस तरह के आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन, यानी पहला जो विषय है हमारा वो है इतिहास, और इतिहास में है ये एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तो इसको हम देखने वाले हैं, और इसमें लगभग हम 125 प्रश्न सॉल्व करेंगे। फिर हम अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन के एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसका उत्तर है मेहरगढ़। इसका उत्तर है मेहरगढ़, जहाँ से हमें प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कैल्कोलिथिक जो युग है वो ताम्रपाषाण युग ही है, जिसको कैल्कोलिथिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। इनको हुबहू आप याद कर लेंगे। तो इसमें देखिए, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का उपयोग किया गया था सामान्यतः हड़प्पा के टाइम पे जो बर्तन बनाए गए थे उनमें। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस युग में, जो सिंधु सभ्यता है वो किस युग में पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, चूंकि वहाँ की लिखन जो शैली थी उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसकी वजह से इसको आदि ऐतिहासिक काल में डालेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये है आपकी जो विशेषता है, देखिए वहाँ में पूजा स्थल नहीं होते थे, असली मेहराब जैसा कुछ नहीं था, वास्तुकला कला ये सब बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पक्की मिट्टी से बनी इमारत। ठीक है, इमारत जो पक्की मिट्टी से बनी थी उस समय पे। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल जो गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित था, तो वो ही जो था वहाँ का बंदरगाह था। ठीक है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। तो ये है आपका बनावली। बनावली से हल के साक्ष्य यानी हल प्राप्त हुआ है, हल का साक्ष्य मिला है। बनावली हरियाणा में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। कालीबंगा। कालीबंगा का जो अर्थ है काली चूड़ियाँ, और इससे जो है जुते हुए जो है आपके खेतों के निशान मिले हैं। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। तो देखिए, आर.डी. बनर्जी, एस.एस. बस्त और जो आपका के.एन. दीक्षित है ये थे, बट जो बी.ए. स्मिथ है वो नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पे ए, जो ऑप्शन ई है वो क्यों नहीं लगाया गया है। तो देखिए, ये ई ऑप्शन बाद में शुरू किया गया है, शुरुआत में वहाँ पे मात्र 4 ऑप्शन ही हुआ करते थे। अगला हमारा जो प्रश्न है उसे देखेंगे, बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि। बोगज कोई का महत्व क्यों है, क्योंकि वहां से जो अभिलेख मिले हैं उसमें वैदिक देवी देवता का वर्णन मिला है। यानी जो अपने भारत के वैदिक देवी देवता हैं इनका वर्णन मिला है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य इनका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध है वो किस नदी के तट पर हुआ था। तो ये हुआ था आपका परुष्णी नदी के तट पर। 10 राजा युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं, और परुष्णी नदी के तट पर इसको जो है हुआ था। और आर्यों के प्रमुख जन अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था। और पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है। ठीक है, तो इसमें है आपका नवा मंडल जो कि सोम को समर्पित है। 10 मंडल हैं टोटल इसमें। ठीक है, चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतया किसको समर्पित है। अभी प्रश्न हमने सॉल्व किया था, तो ये सोम एवं पे नामक कृत जो देवता हैं उनको। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में, और किसके, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 3रे मंडल में मिलता है। रचनाकार हैं विश्वामित्र। ये कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ये किया है वैशेषिक ने। वैशेषिक ने जो है परमाणु सिद्धांत का
प्रतिपादन किया है। 66 का जो बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है और ऋषि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ऋषि कणाद जो है इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कुंडग्राम को कुंडलपुर भी कहते हैं, जो कि वैशाली के पास में ही था। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा होगा? महावीर स्वामी की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और ये बीपीएससी जो 40वीं बीपीएससी थी उसका प्रश्न है 40वें का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। जामाली जो थे महावीर के प्रथम शिष्य थे। निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ये है 14 पूर्व। ठीक है, अंतिम नंद राजा के समय में जो संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन है और प्रथम जैन सभा का भी संकलन मिला है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। देखिए, इनके अंदर वाला हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये बुक आपको टेलीग्राम में मिलेगा, आप वहां पे इसको सॉल्व कर लें। बहुत समय लगने वाला है अगर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्धों की। त्रिपिटक जो है बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। और ये प्रश्न छूट गया था, महात्मा बुद्ध का महानिर्माण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म, जो भी 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन समान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश का विश्वास नहीं किया जाता था बुद्ध के धर्म में, और वहाँ पे मध्यम मार्ग को प्राथमिकता दी गई थी। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी है। तो बोधि वृक्ष किस वंश की पीढ़ी है? पंचम वंश की पीढ़ी है बोधि वृक्ष। बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। ठीक है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीवकों ने किया आश्रय के रूप में। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? मक्खली गोसाल। इनको हूबहू याद करना होगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। ठीक है, निम्न में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? बार बार रिपीट हो रहा है, उदयन होगा इसका उत्तर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये किया गया लिच्छवियों के द्वारा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगिरी या फिर गिरिब्रज? अगला प्रश्न देखेंगे, अजातशत्रु के वंश का नाम बताएं। हर्यक वंश। सेंडोकोट्स हैं से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका का लेखक मेगस्थनीज है।
मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ये था सेल्यूकस का। सेल्यूकस का ये दूत था मेगास्थनीज। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। बृहदत्त। और इसकी हत्या किसने की थी? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी 184 ईसा पूर्व में। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख में। निम्न में राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल जो खारवेल थे, इनका संबंध किससे था? तो देखिए ये महामेघ वाहन वंश से भी संबंधित थे और चेदी वंश से भी संबंधित थे। अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया वो कौन थे? स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों को परास्त किया था। किस प्रकार की भूमि को अपरहत भूमि कहते हैं? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 के आसपास। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेनसोंग ने। और सियूकी जो ग्रंथ है वो हेनसांग का ही जो ग्रंथ है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये था बिहार में। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। और कर्नाट वंश का नान्यदेव संस्थापक था और वे एक महान योद्धा भी थे। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। प्रथम नान्यदेव यानी कि संस्थापक थे नान्यदेव और अंतिम जो शासक थे वो थे हरि सिंह। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई? ये था धर्मशास्त्र के समय में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये धारणा आ गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद जो परिनिर्वाण था इसके बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध जो 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है, 2 स्तंभों में एवं अंकित है, इनको जो है सुमेल करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी देखेंगे सही है, क्योंकि जो इनको जन्म जो हुआ था ये हुआ था लुम्बिनी में। फिर बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति। तो ज्ञान जो प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम वचन दिया था सारनाथ में। निधन हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन सी। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, वहां पे हुआ क्या था? तो वहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी सही रहेगा। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा ने दिया? कनिष्क ने दिया। ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में। वैशाली के लिच्छवी वगैरह वजी मल्ल 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी और 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो वैशाली आप ध्यान रखेंगे। जो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। अगर आप इनको रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग बताएं। गुप्त काल होगा इसका युग। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म एवं दर्शन के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी?
सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु। नीचे दिए गए वाक्य और उनमें कथन कारक हैं जिनको ध्यान से पढ़ना होगा। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। दोनों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखिए दोनों ए और आर सही हैं, किंतु इसकी व्याख्या गलत है, क्योंकि नालंदा में जो विख्यात बौद्ध पीठ था एवं विश्वविद्यालय था वह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य में गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप इसका पतन, जो महाविहार थे इनके पतन हो गया था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए इसमें पाटलिपुत्र भी सही है और गिरिब्रज भी सही है, तो इसमें ई ऑप्शन के साथ चलना होगा। ई ऑप्शन के साथ में प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे जो प्रथम राजधानी है उसमें दिया नहीं गया है और वो थी राजगिरी, तो यहाँ पे भी ऑप्शन ई उपयुक्त सही रहेगा, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है हमारा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के शासक आए, यानी किस वंश ने शासन किया? नंदों के बाद मौर्य आए यहाँ पे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वो क्या है? मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त का है वो। निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मानंद का जो अंतिम उत्तराधिकारी था यानी कि घनानंद, वो था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो ये बना था लकड़ी का। अष्टप्रधान का गठन किसने किया? शिवाजी ने किया। अष्टप्रधान का गठन बीपीएससी 65 का ये 2019 वाला प्रश्न है। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो इसका उत्तर है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र में मोगली तिष्यपुत्र थे इन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी, और अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया था इसमें। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत लैंग्वेज थी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भारतीय जो प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? 63rd जो बीपीएससी है 2017 वाला उसमें आया था ये प्रश्न, तो ये खरोष्टी लिपि हो जाएगा। अशोक के धम्म का मूल संदेश बताएं। तो इसमें काफ़ी सारे सम्मिलित हैं, जिसमें राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, ये सारे हैं इसमें, तो ऑप्शन ई के साथ चलना है। इससे पहले आपको सारे पढ़ने होंगे ताकि समझ में आ जाए। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ हो जाएगा इसका उत्तर। अपने शिलालेखों में अशोक द्वारा जो अशोक है सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, देवनाम प्रियदर्शी। फिर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य की जो पुस्तक है किस पर आधारित है? तो ये आधारित है आपकी इसमें आपका बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें से ई ऑप्शन उपयुक्त सही रहेगा। शासन कला के सिद्धांत हैं, विदेश नीति है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो इन्होंने 7 श्रेणियों में बांटा है। दार्शनिक है, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। और मेगस्थनीज के अनुसार दास प्रथा के प्रचलित होने का कोई उल्लेख नहीं है भारतीय समाज में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन जो है विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किसके द्वारा? तो ये मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियंस जो थी किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए इसका जो राइटर है वो नहीं है, मतलब इसका जो राइटर है उसका कोई कंफर्म नहीं है कि कौन था ये, और एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है, और इनका जो
रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है इसमें। और इसमें लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक, ऐसा कोई नाविक जिसका कोई नाम अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, तो उसने जो है इसका रचना किया है एक तरह से। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका में है इसका वर्णन। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। वस्तुतः देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हुई थी, हर्यक वंशी शासक द्वारा। नाम था उदयन एवं अपनी राजधानी राजगिरी से उसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किंतु यहाँ देखें तो उदयन का नाम नहीं है, तो हम यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने पे किसने किया था? ऑप्शन के अनुसार देखें तो विम कैटफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण शासक था ये। कला की गांधार शैली निम्न में से किस समय फली फूली? तो कुषाणों के टाइम पे गांधार शैली जो थी वो कुषाणों के टाइम पे फली फूली। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये थे कश्मीर के कुंडलवल में, तो ये थे आपके कनिष्क ने स्टार्ट किया था, शुरू किया था। और जो अध्यक्षता इनकी हुई थी वो सुमित्र द्वारा हुई थी अध्यक्षता, और जो अशोक घोष थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कण्व वंश ने राज किया था। और शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे देवभूति, उनको वसुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार दिया गया, और वसुदेव ने जो है नवीन राजवंश की नींव डाली कर्ण वंश के नाम से। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो जो खारवेल है इनका नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा के लेख के साथ में। ऑप्शन सी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण भूमिका है? गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन होना शुरू हो गया था। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो देखिए, गुप्त काल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, चीन, ये सारे यहाँ पे व्यापार होता था। तो यहाँ पे भड़ोच भी है और ताम्रलिप्ति भी है, तो इसलिए हमें ई ऑप्शन सही लगेगा, उपयुक्त तो सही रहेगा, तो इसको टिक करेंगे। निम्न में से किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव दान में दिए थे? तो ये हो जाएगा आपका गुप्त वंश ने ऐसा किया था। और अगला प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये थे गुप्त लोग, गुप्तों के समय पे ऐसा हुआ था। निम्न में से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किया था आर्यभट्ट ने जो पहले व्यक्ति थे ऐसा कहने वाले। निम्न में से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पे जो उत्तर सही हो जाएगा, इसमें देखिए एक से अधिक ऑप्शन होंगे, तो इसमें तो है ई ऑप्शन आ जाएगा। ई ऑप्शन क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखिए, सुश्रुत को शल्य क्रिया के लिए जाना जाता है, और जो आपका शूद्रक है, एक मिनट देखना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए जो आयोग है इसने जो है ई ऑप्शन को माना है, यहाँ पे सुश्रुत नहीं माना है इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे आयोग ने ई माना है। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पे सुश्रुत को भी इन्होंने नहीं माना है। और प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि गुप्त काल में औषधि से संबंधित क्या है? तो गुप्त काल में कोई भी राइटर जो भी नाम लिखे हुए हैं नहीं है उपयुक्त। ओके, अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। और अगला प्रश्न है, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर बताएं कौन सा था? तो ये था मथुरा जो था सूती वस्त्रों के लिए था। कभी बाण कहाँ का निवासी था?
पाटलिपुत्र का निवासी था ये कवि बाण। और हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक 3 इसकी जो है रचनाएं हैं बाण की। फिर है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, कब किया था इत्सिंग ने? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने किया था 671 से 672 के आसपास इत्सिंग ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके टाइम पे भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, जिनको विक्रमादित्य भी कहते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? जावा एवं सुमात्रा से। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा जो देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की? तो ये थे बालपुत्र देव। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की। नालंदा यूनिवर्सिटी के विनाश का कारण बताएं। पहला जो कारण था वो मुसलमान ही था, जो कि काफी बड़ा कारण था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में कौन सहयोगी था? चंदेल शासक थे ये। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम बताएं। धर्मपाल। और नालंदा वाला, अभी जो ऊपर बताया था मैंने, नालंदा यूनिवर्सिटी वाला, तो इसके जो शासक थे कुमार गुप्त थे। और जो आपका विक्रमशिला है, इनके शासक है धर्मपाल। निम्न में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चेल चोर पांडे हैं, कदम नहीं होंगे, तो इसमें ये टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए फेमस था? ये था कपास के उत्पादन, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये। ठीक है, कपास का था। और यहाँ पे सूती वस्त्र आ जाएगा तो वो भी आप करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त हैं। फिर है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई हैं। ऑप्शन डी। स्वप्नवासो दत्ता के लेखक कौन है? तो ये है महाकवि भास। एक चीज और है कि पृथ्वीराज चौहान वंशी तृतीय शासक पृथ्वीराज जो थे वो तृतीय थे, तो ये ध्यान रखना है। और दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी है। फिर है कुमार संभवन, जो है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा कालिदास ने। कुमार संभव कालिदास ने लिखा। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो जो है, इसमें नागसेन, जो मिलिंद पन्हो है, नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनंडर के बीच वार्तालाप है, उसका वर्णन है, जिसमें व्यापारिक मार्गों पर कोई वर्णन नहीं मिला है। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी किसने? महाकवि बाणभट्ट ने लिखी है। फिर बात करते हैं चोल काल किसके लिए फेमस था? तो चोल काल जो था ग्राम पंचायतों के लिए फेमस था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय शासक व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल काल। ठीक है, चोल काल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? गोपुरम कहलाते थे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से हमने अपने 121 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और ये है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अगला जो हमारा कलेक्शन है मध्यकालीन भारत का इतिहास रहेगा। और अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। माफ करना दोस्तों, बहुत शॉर्टली हमने समझाया है, इसमें हमने डिस्कशन नहीं किया, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको हमने नहीं पढ़ा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। टेलीग्राम में भेज दे रहे हैं ये बुक, आप इससे देख लेना और पढ़ लेना। अगर आपके पास में ये बुक मार्केट में उपलब्ध हो तो प्लीज़ आप ले लें। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, और इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ने से ही हम अपना कम से कम 60% स्टडी तैयार कर लेंगे। ठीक है, चले मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक